खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर मॉर्निंग शो सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर, और नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रहमत कलीम। सामीन नाज़रीन, आज की नशरियात में छोटी बड़ी खबरें आपके सामने रखने की ज़रूर कोशिश करते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर भी चलते हैं, कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है कि सरकार क्या कुछ कर रही है और सरकार के फैसलों का कितना असर हो रहा है, और क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गुस्सा आया और गुस्से के शिकार कौन लोग हुए। डिटेल में आपको आज सब बातें जो हैं वो बताएंगे, और फिर आपको गुलमर्ग भी लिए चलेंगे जहां पर आज खेलो इंडिया का फेस्टिवल है। जुर्माना आयद हो रहा है, किन पर जुर्माना आयद हुआ, क्यों कितना जुर्माना आयद हुआ, सारी बातें आपके साथ करेंगे। लेकिन थोड़ी से देर में यानी वक्फे से ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताते चले, टीवी पर आप हमारे को देख रहे हैं, यानी इस नशरियात को बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन आवाज़ दुनिया तक जाए और सही अक्कासी पूरी दुनिया के अंदर जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। यानी आप यूट्यूब पर आएंगे, ट्विटर पर आएंगे, इंस्टाग्राम पर आएंगे, फेसबुक पर आएंगे, जो चीज़ भी आप चलाते हैं वहाँ पर गुलिस्तान न्यूज़ को सर्च करेंगे, उसको लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल के साथ साथ दुनिया भर में वो खबरें जाएँ जो आप पहुँचाना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, और आज खबरों का सफ़र शुरू करते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर जो इस वक्त की डेवलप हो रही है, सबसे पहले उस पर आते हैं, क्योंकि लगातार फोन कॉल्स आ रही थी कि जनाब कब होगा और कब होगा, और क्या कब होगा, नताइज का ऐलान। और आज स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं जमात के नताइज का ऐलान आज सुबह कर दिया है, और इस बार भी लड़कियों ने 10वीं जमात के नताइज में बाजी मार दी है। और बड़ी खबर हम आपको इस वक्त इसलिए बता रहे हैं कि 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और 75% तलबा ने कामयाबी हासिल कर दी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इम्तिहान उस वक्त हुए जब कोरोना चल रहा था लगातार। उसके बाद वालिदैन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए अब नए सेशन की शुरुआत है, लेकिन इम्तिहान के नताइज नहीं आ रहे हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गुज़श्ता दिनों भी बयान दिया था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो यही है कि इम्तिहानात का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, और रिज़ल्ट आने के साथ ही अब जो रेगुलर क्लासेस हैं वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन आज सुबह स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से इम्तिहानात का ऐलान, नताइज का जो है ऐलान कर दिया गया है। और कुल मिलाकर जो अभी तक हमारे पास तफसीलात आ रही हैं 10वीं जमात के जो इम्तिहानात का नताइज स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया है, उसमें अभी तक सूबा कश्मीर के ये नताइज सामने आए हैं। 75% तलबा जो है वो कामयाब हुए हैं, और खबरसा इदारों के मुताबिक इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। और इसमें अदाद-ओ-शुमार अभी तक सामने आ रहे हैं, वो कुल मिलाकर 74.04% जो है वो लड़के कामयाब हुए हैं, जबकि 76.09 तालिबा जो लड़कियां हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो ऑनलाइन इस रिज़ल्ट को इस वक्त देखा जा रहा है, और लगातार स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट जो है वो बज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। सीधे गौहर कुछे के पास चलते हैं। गौहर, ज़रा अपडेट कीजिएगा कि नताइज पहले कल से ये हो रहा था कि शायद 2-4 दिन का वक्फा लगेगा, अचानक से आज सुबह ये खबर सामने आई कि 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हो गया है। जी इशफाक, अगर बात करेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से, तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जहां मार्च के पहले हफ्ते ही इस हवाले से खबर की बताया था कि शायद हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते रिजल्ट होगा, लेकिन अचानक से जो आज सुबह जो खबर आई है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। और इस बार भी जो नताइज का ऐलान, उसमें 75% तालिब इल्मों ने जो है कामयाबी हासिल की है, और कामयाब होने वालों में सबसे ज्यादा जो शरह वो लड़कियों की है, तकरीबन 76.09% जो लड़कियों की कामयाबी की शरह जो है वो उनकी है। और फिर एक बार जो लड़कियों ने बाजी मार ली इस बार 10वीं जमात में। और सब बात करेंगे जो आलमी वबा के दौरान जो ये इम्तिहानात लिए गए हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, उससे तकरीबन 40% जो सिलेबस में रियायत दी गई जब इम्तिहान लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो तालिब इल्मों ने इस इम्तिहानात में शिरकत की है इस वबा के दौरान, और इस तरह से कामयाबी हासिल करना वो अपने आप में एक बड़ी बात है। 12वीं जमात के नताइज का ऐलान भी अब कुछ दिनों के बाद ही किया जाएगा, जिस तरह से बोर्ड हुकाम की जानिब
से कहा गया है पहले 10वीं जमात के नताइज का ऐलान होगा, उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद ही 12वीं जमात के नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पास परसेंटेज जो आप बता रहे हैं वो है 75%। 75% जो ओवरऑल जो है परसेंटेज है, और उस परसेंटेज में अगर हम लड़कियों की शरह की बात करेंगे वो भी सबसे ज्यादा है, उसमें 76.09% जो है वो लड़कियों की शरह उसमें है, और लड़कियों ने इस बार भी 10वीं जमात में बाजी मार ली है। अब बिल्कुल आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि अब एक और डिटेल इसमें आ रही है, वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के नताइज जो हुए हैं वो किस तरीके के। सरकारी स्कूलों के अंदर इस बार रिजल्ट जो था, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो रिजल्ट था डेट इज 62.76%, और प्राइवेट स्कूलों ने इस बार भी बाजी मारी है 89.82%। तो ये जो अभी स्कूल वाइज जो अब फिरिस्त सामने आई है सरकारी और प्राइवेट स्कूल में, तो एक बार फिर ये साफ कर दिया है प्राइवेट स्कूलों ने कि उनका लोहाई मनवाया जाता है, और वही सामने है, क्योंकि 89.82% बहुत मैटर करता है। जी इशफाक, अगर हम इस हवाले से बात करेंगे, इससे पहले भी अगर हम पिछले गुज़श्ता सालों की बात करेंगे तो निजी स्कूलों में जो परसेंटेज रही हैं वो सबसे ज्यादा रही हैं, उस पर भी सरकारी स्कूलों में जिस तरह से परसेंटेज देखी जा रहे हैं पिछले गुज़श्ता सालों के दौरान भी उनमें कम ही नजर आ रहे हैं। और इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी स्कूल में अगर इतने एफिशिएंट टीचर्स हैं उसके बावजूद भी ये जो नताइज सामने आते हैं उसकी शरह कम क्यों होती है एज कम्पेयर टू निजी स्कूलों में, जिस तरह से सबसे ज्यादा 89% जो है वो अपने आप में बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर इस तरह से नताइज आना वो भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के अंदर या हुकाम के अंदर हुकाम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि क्या नतीजा, क्या वजह है कि इनमें जो शरह है वो कम रहती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इम्तिहानात के नताइज का ऐलान हो गया है, और जो इब्तिदाई खबरें मेरे पास भी आ रही हैं वो ये साफ बता रही है कि नताइज जो आए हैं इसने सरकारी स्कूलों पर फिर भी सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी पुराने रिकॉर्ड के मुकाबले में इस बार शरह जो है वो थोड़ी सी बेहतर आपको ज़रूर नज़र आ रही है। अभी जो मेरे पास ज़राया से खबर है वो कुछ ज़रा सुन लीजिएगा, बाद में इसको हम और एलॉबरेट करके भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। मेरे पास जो मुख्तलिफ खबर रसा इदारों की तरफ से खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि पास परसेंटेज की जब हम बात करेंगे सूबा कश्मीर के वाइज, तो अनंतनाग के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर जिन तलबा ने इम्तिहान दिया और पास परसेंटेज जो है अनंतनाग की डेट इज़ 56.76%, और प्राइवेट स्कूल अनंतनाग के अंदर 89.12%। तो ये परसेंटेज अनंतनाग की है, हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन इब्तिदाई चूंकि अभी अभी रिजल्ट आया है तो ये डिटेल्स मेरे पास आ रही है। बांडीपोरा की जब आप बात करेंगे डेट इज़ 56.43% गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर 87% से ज़्यादा। बारामुल्ला के अंदर 60% तलबा जो है वो कामयाब हुए सरकारी स्कूलों के अंदर, और 85% लगभग 88% से ज़्यादा जो है डेट इज़ इन प्राइवेट स्कूल वो वहाँ पर पास आउट हुए हैं। गांधरबल के अंदर जब आप देखेंगे तो 45% जो है वो सरकारी स्कूल के बच्चे पास हुए हैं, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे 87% है। जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो मुझे अभी तक नज़र आ रही है वो शोपियां के अंदर है, जहां पर सरकारी स्कूलों ने बाजी मार ली, 79.35% है। लेकिन वहां पर जब आप प्राइवेट स्कूलों को देखेंगे, जहां गवर्नमेंट स्कूल 79% पर है तो प्राइवेट स्कूल 94% पर है। तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज साफ दिखा रही है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और जब आप बहुत कुछ करने की ज़रूरत है तो इसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके का निज़ाम जो है। और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का जो एक और 0% रिजल्ट जहां पर आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कश्मीर सूबे के एनुअल रेगुलर के इम्तिहानात हुए थे 2020 के अंदर, उसके नताइज हमारे सामने हैं। और इसमें जो अभी तक मेरे पास खबर आ रही है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, इसलिए मैं इब्तिदाई खबर इसको बता रहा हूँ, ज़रा से मेरे पास खबर है। बारामुल्ला के अंदर जब आप देखेंगे तो टोटल बच्चे 7 अपीयर हुए थे और कोई भी पास आउट नहीं हुआ जी। ये है बारामुल्ला हाई स्कूल जमपोरा पटन उड़ी का। उसके बाद कुपवाड़ा का भी करना का एक स्कूल है, शांति करना का, वहाँ पर 21 बच्चे इम्तिहान देने गए, एक भी पास नहीं हुआ। श्रीनगर के अंदर रेटिंग नवा कदल श्रीनगर का है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, 3 बच्चे इम्तिहान के लिए भेजे गए थे, एक भी पास नहीं हुआ। श्रीनगर के अंदर ही एक और स्कूल है जी, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नरवरा,
8 बच्चे बेचे गए थे, एक भी जनाब पास आउट नहीं हुआ है। और इसी तरीके से श्रीनगर के अंदर केजी मोहल्ला श्रीनगर की बात करेंगे, 5 बच्चे बेचे गए थे, कोई भी पास आउट नहीं हुआ। सोपोर का एक स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल सईदपुरा सोपोर, 9 बच्चे भेजे गए थे, कोई भी पास आउट नहीं है। इसी तरीके से मागरेपोरा अच्छाबल 10 बच्चे भेजे गए थे, कोई भी पास आउट नहीं हुआ। तो एक लंबी डिटेल मेरे सामने है जिसमें स्कूल परफॉर्मेंस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जैसे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल दारा श्रीनगर, 6 बच्चे दिए थे, 16% पास आउट है, यानी कुछ ना कुछ वहाँ पर तो फेल भी हुए हैं जी। इसी तरीके से और भी कुछ स्कूल हैं जहाँ पर रिजल्ट बेहतर है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर 0 के बराबर नताइज सामने आए। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि पिछले साल जो एग्जाम्स हुए थे 10वीं जमात के, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, नताइज का ऐलान सामने आ चुका है। तलबा को एक शिद्दत से इंतज़ार था इस दिन का, और आज सुबह सुबह बड़ी खुशखबरी मिली कि जो 10वीं जमात के तलबा हैं जो इस बार इम्तहान दिए थे, जिन्होंने शिरकत की थी, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आज सुबह सुबह उस वक्त आई जब बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया कि नताइज सामने आ चुके हैं। और इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है, 75-76% से ज़्यादा लड़कियों ने बाज़ाब्ता तौर पर पास कामयाबी हासिल की है इस इम्तहान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजमूई तौर पे पासिंग आउट की जो शर है, जो तादाद है, वो 75%, ये अपने आप में बड़ी तादाद है। आमतौर से दूसरी रियासतों में 60, 63, 65 और 70 के आसपास ये तादाद देखने को मिलती है। चंद ऐसी रियासतें हैं जहां 80 तक के परसेंटेज जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सूबे कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जो ये एग्ज़ाम हुए थे, एक ऐसे मुश्किल वक्त में हुआ था जब कोरोना, उसके अलावा दूसरी किस्म की पाबंदियाँ, उस बीच तलबा ने और तालिबात ने बाज़ाब्ता तौर पर इम्तहानात में शिरकत किए थे। इम्तहानात में शिरकत करके अपनी कोशिशों को तहरीर किया था और बताया था कि क्या कुछ कर सकते हैं, और नतीजा सामने आया तो मालूम हुआ कि 75% तलबा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कामयाबी दर्ज की है। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। चलिए जी, ये तो नताइज की बात थी। दिन में आपको और इस बारे में खबर बताएंगे, लेकिन सुबह सुबह मैंने आपको बता दिया कि सरकारी स्कूल और जब प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करेंगे तो प्राइवेट स्कूलों के सामने हमारी सरकारी निज़ाम जो है वो चल नहीं पा रहा है, बेबस हो रहा है। और बड़े स्कूल ऐसे हैं जहां पर 0 रिजल्ट आया है। अब देखना होगा जहां पर 0 रिजल्ट आया वहां पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी। बढ़ते हैं जी आगे। अब बात जरा करते हैं भारत पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कल का दिन इंतहाई अहम था। आपको याद होगा कि कल सुबह ही हमने आपको बताया था कि FATF का इजलास होना है, और रात देर गए FATF के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है। जी रहमत। जी बिल्कुल, FATF में पाकिस्तान को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि जिस राहत की उम्मीद लिए पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ था वो राहत नहीं मिली। FATF ने मज़ीद 4 माह की मोहलत पाकिस्तान को दी है। ग्रे लिस्ट में रखा गया हुआ है पाकिस्तान को, और फिर 4 महीने मज़ीद मोहलत दी गई है कि 4 महीने और वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे। वजह सिर्फ एक है कि जो 27 निकात दिए गए थे पाकिस्तान को FATF की तरफ से, जो 27 पॉइंट्स दिए गए थे जिन पर अमल करने के लिए पाकिस्तान को कहा गया था, एक काफ़ी वक्त आ गया, करीब 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया जब पाकिस्तान को FATF की तरफ से मुख्तलिफ निकात दिए गए थे कि इस पर पाकिस्तान को अमल करना है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि आज जब चौथी बार प्लेनरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान के तरफ से जो कारकर्दगी की गई थी, जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें 27 में से 24 ऐसे निकात थे जिस पर पाकिस्तान ने कुछ अच्छा काम किया, जिस पर FATF ने इत्मीनान का इजहार जरूर किया। लेकिन 3 ऐसे निकात हैं जो अपने आप में इंतहाई अहम हैं, जिस पर कहीं ना कहीं FATF को संजीदगी से, FATF ने पाकिस्तान को कहा कि संजीदगी से इस पर काम करने की जरूरत है, और इन तीनों निकात पर काम करने के लिए 4 माह की मोहलत पाकिस्तान को दी गई है। जून तक के लिए, जून 2021 तक के लिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शायद ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, और तज्ज़ियाकारों का कहना था कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है अभी उसमें बहुत कुछ कमियां हैं और बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसलिए ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना मुश्किल है। तो तज्ज़ियाकार एक बार फिर से सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कल हमने ये बात आपको बताई थी कि माहिरीन यही कह रहे हैं, और
आज जब हम खबर पढ़ रहे हैं उस वक्त रात 10:30 बजे बाज़ाब्ता तौर पर FATF की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने 27 में से 24 निकात पर अमल किया है और 3 अहम निकात है। और इन 3 अहम निकात में बड़ी बातें जो है, मोटी मोटी बातें हैं, वो ये है कि जो नामजद दहशतगर्द है, जिसे UNHRC ने, जिसे आलमी इदारों ने, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर टेररिस्ट घोषित किया है, नामजद किया है, उन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान को बासाब्ता तौर पर कार्रवाई करनी होगी। उनके अकाउंट फ्रीज करने होंगे, उनकी जायदाद को जब्त करने होंगे और दीगर किस्म की जो कार्रवाइयाँ होती है वो तमाम के तमाम कार्रवाइयाँ करनी होंगी पाकिस्तान को। ये 3 अहम निकात जो बाकी हैं वो बुनियादी तौर पर उन तमाम नामजद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान को अब आइंदा 4 महीने में करने हैं। यानी आने वाले दिनों में जो चंद बड़े चेहरे जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए अब तक सामने आते रहे हैं, जिनका नाम उछाला जाता रहा और जो आलमी सतह पर काफी शोहरत याफ्ता भी हैं इस मामले में और जिनको मुंतखब किया, नामजद किया गया हुआ है, दहशतगर्द डेजिग्नेट किया गया हुआ है, उन तमाम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को 4 माह के अंदर में कार्रवाई करनी है। जून में फिर से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को FATF की इस लिस्ट, ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है या फिर ब्लैक लिस्ट करना है। पाकिस्तान अगर कार्रवाई नहीं करता इन तीनों अहम निकात पर तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अहम चीज है वो दहशतगर्दों के खिलाफ, जो नामजद दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई करनी थी और पाकिस्तान इसी में नाकाम हुआ है, जिसकी वजह से FATF ने 4 महीने की और मोहलत दी है। चलिए जी, FATF के बाद जरा एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं और इस वक्त बात सीरिया की भी आपके सामने रख दें जल्दी से, क्योंकि सीरिया को लेकर भारत का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुल्क शाम के हवाले से हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया और हिंदुस्तान ने कह दिया है कि मुल्क शाम के साथ हर वक्त हिंदुस्तान कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। हर मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान साथ देता रहा है मुल्क शाम का और मुल्क शाम के साथ जब भी जरूरत हुई है मुल्क शाम को हिंदुस्तान ने हर मौके पर मुल्क शाम की मदद की है। और इस हालिया महीने में हिंदुस्तान की तरफ से करीब 2000 मैट्रिक टन चावल बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क शाम को भेजे गए हैं। वो रिक्वेस्ट किया गया था इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और इंसानी बुनियादों पर हिंदुस्तान हर उस मुल्क के साथ खड़ा है जिसको मदद की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तान की तरफ से आज अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल जो मंदूब हैं TS त्रिमूर्ति, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो सीरिया के मसाइल हैं, मुल्क शाम के मसाइल हैं, उसमें वहाँ के तमाम फरीक को चाहिए कि बैठ करके मसले का हल बातचीत के जरिए निकाले। लेकिन इससे बड़ी अहम बात यह है कि मुल्क शाम में जो खाना जंगी की सूरत हाल है, जो एक ह्यूमन क्राइसिस है, उसके रोकथाम के लिए पूरी दुनिया को भी बेदार होना होगा और वक्त रहते कार्रवाई करनी होगी। लेकिन हिंदुस्तान मुल्क शाम की खुद मुख्तारी की बहाली के लिए हर वक्त साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चलिए जी, बढ़ते हैं जी एक और बड़ी खबर की और बात जरा भारत की करते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर और OTT प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसी जा रही है। यानी सोशल मीडिया पर जो चाहे अब आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की 24/7 आप पर नजर रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और OTT प्लेटफॉर्म पर भी सरकार ने शिकंजा कस लिया है। साफ कर दिया गया कि सरकार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह साफ कर दिया कि किसी को भी काम करने की इजाज़त है, लेकिन कायदे और ज़ाब्ते के तहत, और कायदे और ज़ाब्ते का उसूल बालाए ताक रखने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकार ने कल साफ कर दिया कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी वो पूरी तरह से दोनों तरह पर नज़र रखेंगी। एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कुछ चल रहा है, चाहे आपके वेब पोर्टल्स हो, वेब चैनल्स हो, या दूसरी तरफ से OTT प्लेटफॉर्म पर जो ड्रामा, सीरियल और फिल्में आ रही हैं उस पर भी नज़र रखी जाएगी। और बाज़ाब्ता तौर पर कैटेगराइज किया गया है OTT प्लेटफॉर्म को कि बच्चों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अलग हो और बालिगान के लिए अलग हो। और अगर कोई इस तरीके की बात है जिस पर एतराज़ है किसी का, तो वो कंटेंट हटाया जाए। इसके साथ साथ जहां तक सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया को भी कई जुमरों के अंदर जो है वो बांट दिया गया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को बनाने की बात कही गई है। किसी खातून के खिलाफ अगर कोई बात आप करते हैं और वो बाद में सही साबित नहीं होती है तो आपके खिलाफ जेल, जुर्माना भी हो सकता है। उसके साथ साथ दीगर मामला, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अगर किसी खबर कर बवाल होता है, फसाद होता है, तो आपको सरकार के सामने ये साबित कर
करना होगा कि आपने खबर लाई कहां से। अब सोर्सेज वाला मामला नहीं चलेगा कि सोर्सेज से खबर है, सरकार के सामने सोर्स को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। यानी अब जब आप कोई पोस्ट शेयर भी करें तो बड़ा ऑथेंटिक होकर करें, आपको पूरी तरह से पता हो जो चीज़ आप शेयर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। और सीधी सीधी बात ये कि एंटी नेशनल जो पोस्ट्स हैं, या न तो आप उनके सब्सक्राइब करेंगे ना ही आप उसको शेयर करेंगे, क्योंकि अब सरकार 24/7 उस पर नजर रखेगी और अगर ये कहीं पर पाया गया तो ब्लैकलिस्ट या फिर कार्रवाई भी हो सकती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर जहां इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑन टोज है, वहीं पर आईटी मिनिस्ट्री ने भी अपने तरीके से पूरा खदुखाल जो है वो सामने रख दिया है। कुछ मामला आज से इंप्लीमेंट होगा और कुछ मामले को 3 महीने के वक्त के अंदर अंदर इंप्लीमेंट करने की बात कल मरकजी वजीर की तरफ से कही गई है। तो ये बात जनाब थी आईटी की और ओटीटी और सोशल मीडिया की। अब बढ़ते हैं आगे, बात आपकी और मेरी करते हैं, यानी आपकी और हमारी बात इसलिए बड़ी अहम है रहमत क्योंकि बजट डिरेल हो रहा है। हमारा घर का बजट, स्टेट या गवर्नमेंट का बजट डिरेल हो ना हो उस पर कोई बात नहीं, बात आपकी और हमारी हो रही है। हमारे घर का बजट डिरेल हो रहा है क्योंकि कब कौन सी चीज़ महंगी हो जाए ये प्रिडिक्ट करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसकी पेशन गोई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि हर दूसरे दिन अब आपका एलपीजी महंगा हो रहा है, पेट्रोल और डीजल अगर कि पिछले 24 घंटों के दौरान अभी कंट्रोल में है, कोई ज़्यादा उछाल उसमें नज़र नहीं है, लेकिन अचानक से एलपीजी में उछाल आया है, जिसके बाद हुकूमती सतह पर इस फैसले की नुक्ताचीनी की गई है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुल्क भर के अंदर एहतजाज को तेज़ कर दिया है। तो गैस सिलेंडर की कीमतों में एक महीने में तीसरी बार इजाफा दर्ज किया गया है। अब आपको 794 यानी करीब 800 रुपये देने होंगे 14 लीटर के एक गैस सिलेंडर के लिए। पहले 769 रुपये देने पड़ते थे, अब ये एक तीसरी बार इस कीमत में इजाफा हुआ है और अब जो कीमत बन रही है वो करीब 800 रुपये फी सिलेंडर आपको अदा करने होंगे। घर के अंदर सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, घर के बाहर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अंदर भी रहना मुश्किल, बाहर भी रहना मुश्किल, महंगाई की मार सब पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से अब खवातीन के ऊपर और यानी उनकी रसोई पर, उनके मतबख पर सीधे तौर पर निशाना लगता हुआ दिखाई दे रहा है इस कीमत के इजाफे के साथ। चूंकि फरवरी के महीने में जो खबर मिली कि 3 बार कीमत में इजाफा हुआ है और अब 800 के आसपास ये कीमत पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इस बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस के मरकजी तर्जुमानों ने कल जहां अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खाली गैस सिलेंडरों पर बैठकर मीडिया से बात करते हुए ये साफ करने की कोशिश की कि सरकार की पॉलिसी किस तरीके की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने कल हल्ला बोला और कांग्रेस के कई कारकुनों की कल गिरफ्तारी भी हुई और 145 के करीब कांग्रेस लीडरों को कल कोर्ट अरेस्ट करके बाद शाम को रिलीज भी कर दिया गया। तो कुल मिलाकर एहतजाज की लहर जो है वो तेज हो रही है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी अब महंगाई के खिलाफ सरकार को जगाने का काम जो है वो किया जा रहा है और आज भी कई मकामात पर एहतजाज होने की इतला, पेशगी इतला जो है वो मिल रही है। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक 200 रुपये फी सिलेंडर में इजाफे की खबर मिल रही है कि जितनी बार अब तक के 14 लीटर का जो गैस सिलेंडर होता है उसकी कीमत में करीब इन 3 महीनों में अब तक के 200 रुपये के इजाफे की खबर मिल रही है। अब 794 रुपये आपको अदा करने होंगे और आगे का भी ठिकाना नहीं है, क्या कीमतें और बढ़ेंगी। जो सूरत हाल है आलमी सतह पर वो बता रही हैं कि कुछ और कीमतों में इजाफा हो सकता है। लेकिन कल आरबीआई गवर्नर की तरफ से कहा गया था कि रियासतें और मरकजी सरकार दोनों मिलकर, क्या वो पेट्रोल डीजल का मामला हो या गैस का मामला हो, इन तमाम पर अपने अपने टैक्स को घटाने की और कम करने की कोशिश करें। जब हम 794 की बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये मैं मान लेता हूं, क्योंकि हमारे साथ लोग जो हैं वो और भी स्टेट से, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास 950 980 तक का गैस सिलेंडर पहुंच गया। बिल्कुल आपकी बात सही है जी, मैं तो दिल्ली की बात कर रहा था। दिल्ली के बाहर टैक्सेस और फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग से लगते हैं, इसलिए वहां पर मान लीजिए आप कि टचिंग टू 1000 रुपीज ये जाएगा 1-2 दिन में अगर इसी तरीके की सूरत हाल रही। तो बढ़ते हैं जी आगे, अब एक और खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं चीन की, क्योंकि भारत और चीन के बीच
एक और बार बातचीत हुई है और खारजा सतह की ये बातचीत यानी खारजा वजीरों के बीच मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, बातचीत हुई है और इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। LAC की सूरत हाल में अब धीरे धीरे तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। फौजी इनखला के आगाज के साथ ही दोनों मुल्क के दरमियान रिश्ते अब बहाल होते हुए और खुशगवार होते हुए दिखाई दे रहे थे। फौजी इनखला का पहला मरहला अख्ताम पसीर हुआ, उसके बाद फिर से बातचीत हुई कमांडर सतह की और अब जो खबर मिली है कि कल देर शाम वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने चीनी हम मनसब से फोन के जरिए बातचीत की है और इसमें यह तय किया गया है कि हमारा जो फौजी इनखला का आगाज हुआ है खास तौर से पेंगोंग झील को लेकर के कि वहां से जो आगाज हुआ है ये एक टर्निंग पॉइंट है दोनों मुल्कों के रिश्ते में और हम इस तरह से आगे भी शेयर करते रहेंगे, जानकारियां शेयर करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि मौका ब मौका से हम इस पर बातचीत करते रहेंगे और रिश्ते की बहाली के लिए जो कुछ हमारे दरमियान तनाज़ात हैं उन तनाज़ात को ख़त्म करने में जल्दबाजी करेंगे और मौका रखते ही हम अपने पुराने रिश्ते पर वापस आएंगे जो हमारा पुराना रिश्ता चीन के साथ रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुख्तलिफ मुआहदे हुए हैं, एग्रीमेंट साइन हुए हैं और मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए, उन तमाम मुफाहमतनामों को ज़मीनी सूरत हाल में बदलना या ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है और LAC की जो सूरत हाल है उसमें जल्द से जल्द मज़ीद आगे बढ़ने पर फैसला लिया गया है और मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद ऐसी खबरें मिले कि दीगर जो मकामात है, फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, चाहे वो गोगरा हो, देपसोंग हो, हॉट स्प्रिंग हो, इन तमाम इलाकों से भी फौजी इनखला को लेकर के जल्द ही कोई फैसला हो सकता है। चूँकि आखिरी जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि इन मकामात से किस तरह से फौजी इनखला को का अंजाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने अपने हम मनसब चीन के काउंटर पार्ट यानी जो वहाँ पर विदेश मंत्री है वांग यी के साथ कल राब्ता किया, बात की है और मॉस्को के बाद ये बातचीत इंतहाई अहम मानी जा रही है। इससे पहले मॉस्को में हुआ था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हमने फौजी इनखला मुख्तलिफ सेक्टर से देखा है और अब की बातचीत के बाद माना जरा कि मज़ीद हालात जो है वो बेहतर होंगे और हालात को बेहतर करने के लिए ये कोशिश जो है वो आलमी सतह पर भी मानी जा रही है कि इसके मस्बत नताइज जो है वो बहुत जल्द सामने देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात थी जनाब भारत और चीन के हवाले से, लेकिन भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी कल एक ड्रामाई तब्दीली जो है वो देखने को मिली है और गर्मी आने से पहले ही गर्माहट जो है वो दोनों रिश्तों के अंदर देखने को मिली है। कल अचानक से दोनों फौजियों के DGMOs की तरफ से मुश्तरका बयान सामने आया है जिसके बाद सियासत न सिर्फ मुल्क के अंदर गर्म हुई है बल्कि जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों और लाहिदगी पसंद जमातों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और कहा कि यहाँ ना रुके बल्कि और आगे जाए। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुद्दतों बाद मुज़ाकरात का हुआ आगाज। कल DGMO सतह की मुज़ाकरात हुए, फ़ोन पर हुई, बाज़ाब्ता तौर पर टेबल शेयर नहीं किया गया, फ़ोन के ज़रिए बातचीत हुई और ये हॉटलाइन के ज़रिए बातचीत में सबसे बड़ा जो अहम फैसला हुआ कि जो 2003 का मुआहदा था सीज़ फायर को लेकर के हम उसको अमली जामा फिर से पहनाने की कोशिश करेंगे। दोनों मुल्क इस पर राज़ी हो गए और दोनों तरफ से ये तय किया गया कि हम आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब ये सिलसिला एक छोटी सी दीवार और छोटी सी खिड़की उम्मीद की नजर आई जहां से अब लगता है कि एक नई तस्वीर बनेगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में। अब तक के जो खटास या खटाई की जो तस्वीर देखी गई थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दतों बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब ये तस्वीर देखने को मिली पूरी दुनिया एक साथ इसका खैर मकदम करती हुई दिखाई दी। सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयान जारी किया गया, UN जनरल सेक्रेटरी की तरफ से उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि बातचीत ही वाहिद मसले का हल है। इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान ने अगर सीज़ फायर मुआहदे पर बातचीत की है और दोनों इस पर तैयार है तो हम पूरी दुनिया में खास तौर से लेबनान हो, मुल्क शाम हो, इराक हो और दीगर जो खित्ते हैं जो जहां तनाज़ात है वहां सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं वो सीज़ फायर को लेकर ही कर रहे हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अगर ये हुआ है तो ये खुशाइंद खबर है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर व्हाइट हाउस ने इसका खैर मकदम किया है और व्हाइट हाउस ने कहा कि ये एक मुस्बत कदम है और हम इसके हक में हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो भी मसले हैं बातचीत के जरिए ही हल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान ने भी पुरजोश अंदाज में इसका खैर मकदम किया। महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सब के सब ने एक जबान होकर के इस फैसले का और इस बातचीत का और इस मुआहदे का खैर मकदम किया है क्योंकि सबों को यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के जरिए रिश्ते खुशगवार हों
और बहाल हों। तो ऐसे में अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कौमी सलामती के जो मुशीर है अजीत डोभाल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो मुआविन ख़ास बराए नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिकल प्लानिंग है एम यूसुफ, उनके बीच पिछले 2 महीनों के दौरान कई बार बातचीत हुई है। ये बात जो है ये आलमी इदारों की तरफ से कही जा रही है और माना जा रहा है कि दोनों एनएसएस के बीच बातचीत का ही ये नतीजा है कि डीजीएमओ सतह की बातचीत हुई है और डीजीएमओ सतह के दौरान ये फैसला जो है वो लिया गया है। यानी दरपर्दा मुज़ाकरात, और दरपर्दा मुज़ाकरात का ही हिस्सा ये है कि इस बार जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। एक तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी का बयान है वो आपको पहले ही आसिफ ने बता दिया है, और जम्मू कश्मीर की सियासी और जमातें जो हैं और उसमें अलहदगी पसंद जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी इसका खैर मकदम किया है। फारूक अब्दुल्ला किस तरीके से इस बयान को देखते हैं, ज़रा ये भी आप देख लीजिए, और साथ साथ कुछ और रिएक्शंस भी हैं, इनको भी ज़रा सुन लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बॉर्डर्स हैं उन पे अब गोलाबारी नहीं होगी, और जो हमारे मुसीबतें हमने देखी हैं, मौतें देखी हैं हमारे लोगों की, घर उड़ते देखे, बच्चे और औरतें और मर्द मरते देखे, वही हाल पार भी होगा। और फौजी जवान इधर भी मरे वहाँ भी मरे। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि ये एक मामला तय हो रहा है, प्यार से हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों में अमन आए। मुझे ये याद है कि जब वाजपेयी जी आए थे कश्मीर और उन्होंने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे, वो हमारे साथ दोस्ती में रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे, और अगर दोस्ती में नहीं रहे तो दोनों की तरक्की सुस्त हो जाएगी। कोविड वायरस ने तो पहले ही सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, और ये अच्छी बात है कि दोनों बड़े मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर है, एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अफ़गानिस्तान गए थे और वो वहाँ पर वापस जब आए थे तो वापस आकर वो लाहौर में रुके थे और नवाज शरीफ से बात की, तो हमें उम्मीद थी कि एक नया रास्ता खुलेगा, मगर उस वक्त नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोनों प्रधानमंत्री जो हैं वो एक नया रास्ता लेंगे जिसमें दोनों मुल्क आबाद होंगे और जम्मू कश्मीर का भी समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। लेकिन जो ज्वाइंट ये आज के रात से ही लागू हो जाएगा, ये तो और भी अच्छी बात है कि अमन आने लगा है। हमारे लोग जो सरहदों पर रह रहे हैं, बॉर्डर पर रह रहे हैं, वो एक सांस जो है ले सकेंगे, अमन का सांस ले सकेंगे। तो क्या हम लोग पाकिस्तान पे, क्योंकि अब तक का जो पाकिस्तान का इतिहास है उसको अगर सर देखिए, उनको हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं है और हमको पाकिस्तान पे भरोसा है। वो एक पुरानी चीज है, मगर कभी तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह चलते रहे तो बर्बादी तो होगी। उस बर्बादी को रोकने के लिए एक नया रास्ता इख्तियार। Statement between India and Pakistan that the two countries have agreed to maintain strict observance of a ceasefire along the line of control starting on February 25th. This is a positive step towards greater peace and stability in South Asia, which is in our shared interest, and we encourage both countries to keep building upon this progress. Just to say that the Secretary General is encouraged by the joint statement issued by the militaries of India and Pakistan on their agreement to observing the ceasefire at the line of control in Kashmir and engaging through established mechanisms. He hopes that this positive step will provide an opportunity for further dialogue. And चलिए, फारूक अब्दुल्ला
और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयान, तीनों बयान उस वक्त सामने आए हैं जब एक ड्रामाई तब्दीली देखने को मिली कि दोनों फौजी DGMOs की बातचीत हुई। उसमें यह तय पाया गया कि 2003 में जो नाजंग मुआहिदे पर दस्तखत किए गए थे, जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, उसको निफाज अमल में लाया जाएगा और वो सख्ती के साथ कारबंद होगा। वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल से शुरू हो गई है। लेकिन ये सारा मामला कब चल रहा है? आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की बरसी भी है, तो इसको जरा देखिएगा कि किस तरीके की सिचुएशन बदल रही है और किस तरीके से हवा भी बदल रही है हर गुजरते दिन के साथ। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया है जी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों जुर्माना आयद हुआ सरकारी एजेंसियों पर और क्यों यह जुर्माना देना उनके लिए जरूरी बन रहा है, क्योंकि अगर वक्त पर काम किया गया होता तो शायद सरकारी महकमे को जुर्माना नहीं देना पड़ता। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।